हाँ जी। तो आपका जो कल था गूगल फॉर्म वाला टेस्ट, आई होप सो कि सबने अच्छे से कर लिया होगा। सबके ही 15+ मार्क्स चाहिए आने थे, क्योंकि बेसिक था, उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी थे, कुछ बहुत इजी थे, कुछ एवरेज थे। ठीक है, वो आपके लिए डाले गए हैं। जिसके 15+ आए हैं तो मतलब आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ रहे हैं और आपने अच्छे से फिजिक्स कर ली है जितनी अब तक की है, जिनके 15+ नंबर आए हैं। तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वन बाय वन। बहुत इजी था और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बहुत डिफिकल्ट भी था। फर्स्ट वन, लेंथ कैन बी मेजर्ड। लेंथ जो होगी वो मेजर करेंगे, कैन नॉट बी मेजर, सॉरी, कैन नॉट बी मेजर है तो फर्मी में भी आप करते हो। ठीक है, क्लियर। माइक्रोन में भी करते हो, लाइट ईयर में भी करते हो, बचा ओनली क्या, डीबी। ठीक है, तो आंसर आना था इसका सेकंड। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमने कल भी प्रैक्टिस की थी कि 0.06900 में कितनी है बेटा, तो 1 2 3 4। लेकिन यहां पे मैंने क्या दे दिया आंसर बेटा, यहां पे मैंने क्या दिया, चैट बॉक्स में देखो, ट्रिकी था या नहीं था। काफी बच्चों ने किया होगा ये 4 किया, काफी ने 4। किस किसने 4 किया, अरे अब जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ जिसने 4 किया। ललिता, ओके। हाँ, लेकिन आंसर इसका बेटा क्या आना था, 5। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल था इसके बीच में, ये बीच में डेसिमल था ना, तो डेसिमल के बाद वाली जो भी जीरो होंगी वो काउंट होती थी या नहीं होती थी, हरिया बेटा, होती थी या नहीं होती थी। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था। ठीक है, था। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि डेसिमल के बाद वाली जो भी जीरो आएंगी, ठीक है, डेसिमल के बाद वाली जो भी जीरो आएंगी वो आपने कंसीडर कर लेनी है बेटा जी, वो आप कंसीडर करोगे। ठीक है जी, जो लेफ्ट वाली है, ठीक है, वो आप कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। तो सेकंड भी होता है बेटा, मंथ भी होता है, ईयर भी होता है, लाइट ईयर नहीं होता। ये कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है बेटा, लेंथ की। ठीक है जी। हाउ इज द यूनिट ऑफ एनर्जी विल चेंज इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स आर इंक्रीज्ड 4 टाइम। ये किस किसने किया, ये किस किसने किया बेटा, ये बहुत जनों ने नहीं किया होगा। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि इसके लिए पहले तो आपको एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल होता है बेटा, वर्क डन के। कितना होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ML/2T-1, ये आएगा इसका। क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या दिया कि जो एनर्जी है वो मेरे पास, फोर्स अगर लेंथ और उसको बढ़ा दूं मैं, फोर्स का फॉर्मूला आएगा ML/T-1, लेंथ का क्या आएगा L। ये दोनों इक्वल बन के यही तो बन गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कि इसको भी 4 टाइम कर दूं मैं, इसको भी 4 टाइम बंद कर दूं, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू ML/2T-1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आगे क्या आया 60, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर बेटा 16 टाइम। ठीक है बेटा, क्लियर है। डाउट इसमें किसी को, ओके। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाना था 16 टाइम। कितनों का सही था ये,
ठीक है जी। तो देखो आगे, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि डायमेंशन जो होगी काइनेटिक एनर्जी के क्या होंगे बेटा, वर्क के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, प्रेशर के इक्वल नहीं होंगे, फोर्स के इक्वल नहीं होंगे, मोमेंटम के इक्वल नहीं होंगे, वर्क के इक्वल होंगे। उसके बाद ए फोर्स एफ इज गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यह उस दिन भी हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, तो फोर्स एफ की वैल्यू मेरे पास, पहले एफ का डायमेंशन लिखूंगा मैं, लिख दो ML1T-1, यही होता है। ठीक है जी। उसके बाद ए के आपने डायमेंशन निकालने हैं, साथ में टी आ गया, तो M0L0T1, ठीक है जी। प्लस बी के डायमेंशन निकालने हैं, तो साथ में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर है, तो M0L0T स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया। अब कंपेयर कर लो बस इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर तो ए कितना आ गया मेरे पास जब मैं कंपेयर करूंगा, M1L1, ये टी किधर जाएगा बेटा, इधर चला जाएगा, T-2 है ये कहीं पे, T-2 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा फोर्स का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे इसी तरह बी का, तो बी भी सेम कंपेयर कर लो, बी कितना आ जाएगा, M1L1T-4, तो आंसर इज 4, फोर्थ वन। ये किसका सही था बेटा, किन किन का सही था ये, ओके, वेरी गुड बेटा। आगे देखो फिर, in an experiment the value of refractive index of the glass were find to be इतना एंड इतना इतना सक्सेसफुल, फाइंड द रिलेटिव एरर। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना था, मीन निकालना था बेटा, मीन निकाल के एब्सोल्यूट निकालना था एरर, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना था, फिर आपने डिवाइड कर देना था एब्सोल्यूट एरर के मीन को मीन एरर से। ठीक है जी, तो आंसर उसका आ जाएगा। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, ये आपको पता था। ठीक है जी। विच इज द वीकर फोर्स इन द नेचर, तो वीकर फोर्स नेचर में कौन सी होगी बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी, कौन सी होगी, ग्रेविटेशन। इनके बारे में भी अभी हम पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या क्या होती है, इनके बारे में भी अब हम डिटेल में इसको करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होगी बेटा, किलोग्राम। ठीक है जी। राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इतने में। ठीक है, तो ये कितने बच्चों ने गलत किया, हाथ खड़ा करना है जिन्होंने गलत किया। हाँ, पक्का आपने इसका आंसर कितना लिखा होगा, कितना लिखा होगा बेटा, 1, है ना। लेकिन डेसिमल है बेटा, डेसिमल है, तो क्या आएगा इसका, 4 आना चाहिए था आंसर। ठीक है जी। राइट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ, ये भी काफी ने गलत लिखा होगा, इसको 2 लिखा होगा सभी ने। किसने गलत लिखा बेटा, 2 किसने किया, हाथ खड़े करना बब्बर शेरो, जिन्होंने 2 लिखा। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जब मेरे पास मेजरिंग डिस्टेंस आ गया, मेजरिंग डिस्टेंस आ गया, मीटर दिया हुआ है पीछे, तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 आएगा। क्लियर है ना। राउंड ऑफ द दिस वन अप टू 3 डिजिट। ठीक है, इसका थोड़ा सा आंसर गलत था बेटा, इसका आंसर आना था, क्या आना था, क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था इसका आंसर, सही है 11.6 ही आएगा, क्योंकि इवन है बेटा, तो ये भी काफियों ने गलत किया होगा, या सभी ने सही किया, जिसने गलत किया, जिसने 11 पॉइंट इसका 7 कर दिया, 11.6 ही आएगा, क्योंकि मैंने कल भी बताया था अगर इवन नंबर हुआ 5 के आगे तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर ऑड हुआ तो 1 प्लस कर देना है आपने। 14th क्वेश्चन, राउंड ऑफ द दिस वन अप टू 3 डिजिट।
ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट मैंने लिखना था तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, ठीक है, 2 डिजिट लिखना था तब ये आंसर आना था। क्लियर जी? 15000, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया L स्क्वायर, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये आपने प्रूफ करना था होमोजेनिटी लगा के, डायमेंशन वाला, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर होता तो सही है, अगर नहीं होता तो गलत है। ये मैंने आपको पहले भी करवाई थी, तो ये सही है, जैस आएगा। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या आएगा बेटा? केल्विन। What will be the value of 3.735 after rounding of 2 significant digit? 2 significant digit दे दिया, ठीक है, तो आंसर इसका बेटा 3.7 ही आएगा। आंसर इसका 3.7 ही आएगा, ठीक है। 3.7 वाले कितने थे बेटा जिन्होंने 3.7 लगाया? हाथ खड़ा करना ना। 3.7 लगाया था जिसने बेटा, हाँ, तो वो आपका सही है, 1 नंबर आप खुद ऐड कर देना अपने आप में, ठीक है जी। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या आएगी बेटा? मीटर आएगी। द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जिसका डायमेंशन ही नहीं होता बट उसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि उसकी यूनिट ही नहीं होगी, यूनिट हो सकती है, ऐसे यूनिट हो सकती है लेकिन डायमेंशन नहीं हो सकता। क्लियर है जी? एनी डाउट इनमें से? तो अब हम करने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, क्या होती हैं फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है जी। फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में आपको वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या होती है बेटा? 4 तरह की फोर्सेस होती हैं मेरे पास, ठीक है। यूनिवर्स में जो 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। पहले भी आपको करवाई हुई है, ये भेजी भी हुई है आपको, ठीक है। तो देयर आर द 4 यूनिवर्सल और फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर। विदाउट दीज फोर्सेस ऑल मैटर इन द वर्ल्ड विल फॉल अपार्ट, ठीक है, इसके बिना सरवाइव नहीं हो सकता। फॉर सच इज एन पुश फोर्स, आपको पता है पुश और पुल होता है, एक्टिंग ऑन एन फिजिकल स्टेट, ठीक है। बट न्यूटन ने डिफाइन किया फोर्स को, एनीथिंग दैट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ हैविंग, जिसके ऊपर भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मास है उसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो एक्सेलरेट होने लग जाता है। ये बताया था न्यूटन के सेकंड लॉ ने, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो वहां पे एक्सेलरेशन नई टर्म आई थी, ठीक है। और फॉलोइंग आर द 4 फंडामेंटल फोर्सेस, कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट का आपको डायमेंशन भी आया था ना, मैंने कल उस दिन भी करवाया था। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से पहले आपको इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए कि क्या फंडा है इसमें। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज उसमें लगती है जिसमें 2 हैवी मासेस होंगे, एक ये मास है, एक ये मास है, m1 m2। सपोज करो ये सन है, ये कोई भी प्लेनेट है, अर्थ है, ठीक है। सन के अराउंड अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है इन एन ऑर्बिट, ठीक है। एक इसमें फोर्स लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है अंदर। अगर ये फोर्स नहीं लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बोल देते हैं, अगर ये नहीं लगेगी ये वाली फोर्स, तो क्या होगा? अर्थ किधर जाएगी? इस ऑर्बिट में से निकल के इससे दूर चली जाएगी कहीं में भी, तो ऑर्बिट नहीं बनेगा। तो एक फोर्स है जो अर्थ को और अदर प्लेनेट को सन के अराउंड मूव करवा रही है इन एन ऑर्बिट, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा F इज इक्वल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस and F is inversely proportional to the square of the distance between them। इन दोनों को कंबाइन करके बन जाता है F is equal to m1 m2 by r स्क्वायर। ये वाले साइन को हटा देता था तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाता है F is equal to g m1 m2 by r स्क्वायर। अब J वाला G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना जी।
इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालना हो तो आप अच्छे से निकाल सकते हो। क्लियर जी। तो ये क्या होता है, इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। इट इज द यूनिवर्सल फोर्स एज एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स का मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, हमारे ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। कोई टेबल पड़ा है उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ठीक है जी। तो दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में मासेस होंगे उनके बीच में जो फोर्स लगेगी उसको बोल देंगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी। क्लियर। द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज द एप्पल फॉल एज वेल एज प्लेनेट रिवॉल्व। तो इसकी एग्जांपल है कि जो पेड़ से एप्पल गिरा था जिससे न्यूटन ने क्या बना दी थी, ग्रेविटी बना दी थी, ठीक है। तो वहीं से मेरे पास वो ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी आई थी, रिवॉल्व करते हैं प्लेनेट, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्लियर जी। ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई डाउट हो किसी को तो हाथ खड़ा करे, रेज योर हैंड इफ एनी डाउट, और राइट ऑल क्लियर। ये आगे फॉर्मूला आ गया इसका, जी m1m2/r²। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ आपको पता है 9.807 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 लेते हो ना आप। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके जी, ठीक है। फोर्स एग्जांपल, ठीक है, ये आपको बता दी मैंने। उसके बाद सेकंड आ गई बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये किसमें होगी, इट इज द फोर्स बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल। ये फोर्स होगी चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में, ठीक है जी। चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम चार्ज लेंगे तो बाकी सारा कुछ सेम, बस इसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ले रहे हो आप, Q1 एंड Q2, बाकी सेम सारा R²। कूलम्स लॉ आता था यहां से, ठीक है जी, कूलम्स लॉ आएगा, ठीक है। आगे भी पढ़ोगे आप, पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है जी। बाकी सारा कुछ सेम। इज द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल, चार्जेस एट रेस्ट हैव एन इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन। लाइक चार्ज जो होंगे, लाइक चार्जेस कौन से हो गए हैं, जो क्या होते हैं बेटा, लाइक चार्जेस। अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव तो हम बोल देंगे लाइक चार्जेस, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है जी। क्लियर। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्टिव करते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर चलो पहले ये पढ़ो एक बार, फिर अच्छी सी एग्जांपल ढूंढता हूँ आपकी जैसी। इट इज द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज एट रेस्ट हैविंग इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। अगर अनलाइक होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगी, अगर लाइक होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगी। चार्ज इन द मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जब भी चार्ज मूव करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स फोर्स होगी, वो वाली फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है जी। तो लाइक अनलाइक की हम बात कर रहे थे, अगर हम उसकी एग्जांपल लें, अगर गर्ल ने अच्छे से कपड़े पहन ले, कोई भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये आपके पास गर्ल है, ठीक है, अच्छे से कपड़े पहने हैं कोई भी, तो दूसरी जो गर्ल होगी उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, वो उससे क्या करेगी बेटा, जेलस करेगी, है ना, कि इसका सूट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो रिपल्शन होगी। लेकिन अगर वही एक बॉय देखेगा तो वो ही सूट उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। ਏਦੂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ एग्जांपल ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ नहीं हो सकती, है ना। क्लियर है बेटा। तो उसके बाद आ गया मेरे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपको पता है जिस जब भी आपके पास करंट किसी भी वायर में से पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, तो वही तो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब करंट, मैग्नेट मतलब मैग्नेट, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आ गई। इट इज द
attractive force between proton and neutron. It is the attractive force between proton and neutron. ठीक है जी, क्लियर बेटा? हाँ जी, कादी पोजीशन है ये? ठीक, थैंक यू। हाँ जी बेटा, उसके बाद थर्ड वन आ गया मेरे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। इट इज द चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट इक्वली बिटवीन ए प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका फिनोमिना देखा जाता है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एटम के अंदर। तो एटम के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो बाइंड टुगेदर होते हैं विद द फोर्स। वो वाली फोर्स कौन सी होती है बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करें तो जब भी डिके होता है, डिके का मतलब टूटना, तो मेनली ये बीटा डिके में देखा जाता है। बीटा डिके में क्या होता है बेटा? बीटा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जब इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं न्यूक्लियस में से, ठीक है जी, एंड अनचार्ज्ड न्यूट्रिनो। ठीक है, तो उनके बीच में जो वाली फोर्स बाइंड अप होती है टूटने से पहले, वो वाली कौन सी होती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी अगर अपन एग्जांपल देखें तो रेडियो एक्टिव डिके इसकी बेस्ट एग्जांपल है। प्रॉपर्टी की बात करें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द ओनली फोर्स विच डज नॉट फॉलो द पैरिटी सिमेट्री। पैरिटी मतलब दो उसमें इवन ऑड की कोई कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है जी, इट इज द ओनली फोर्स दैट डज नॉट फॉलो द चार्ज पैरिटी। ठीक है, चार्ज पैरिटी सिमेट्री, तो ये भी इवन ऑड का इसमें स्पिन का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, क्लियर बेटा? स्ट्रेंथ की बात करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। आप कई बुक्स में कुछ लिखा होता है, कई कुछ बुक में कुछ अलग दिखा है, लेकिन आपने यही याद रखनी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है? 10⁻⁻39। वीक न्यूक्लियर फोर्स की कितनी है? 10⁻13। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कितनी है? 10⁻²। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कितनी है बेटा? 1। रेंज इसकी होती है इन्फिनिटी। वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है बेटा वेरी शॉर्ट, 10⁻16 मीटर बेटा। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भी इनफाइनाइट होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जितना आपके पास न्यूक्लियर का साइज होता है उतनी, यानी 10⁻15 -15 मीटर। क्लियर बेटा? ऑपरेट ऑल द ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है ग्रेविटेशनल। वीक किसके ऊपर लगती है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियन और एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर। क्लियर जी? उसके बाद ये कुछ साइंटिस्ट देते जिन्होंने अपनी थ्योरी को दिए। ठीक है जी, तो आपको अगर चार फोर्सेस के बारे में पूछ लिया तो कर दोगे ना बेटा?